हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत में सीएए लागू होते ही पाकिस्तान में मंदिर पर हमला, गिरे हिंदू और सिखों की संपत्तियों के दाम। बहुत बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे अब अमेरिकी सांसद ने कर दी चुभने वाली बात। कहा रमजान में सीएए लागू कर दिया है भारत ने, बहुत गलत किया है। बताएंगे दोस्तों इसका क्या जवाब मिला अमेरिका को। साथ ही साथ बताएंगे भारतीय नेवी के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी ने भी दिया उनका जवाब। बताएंगे आखिर बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा भारतीय नेवी को लेकर। साथ ही साथ खालिस्तानियों पर ऋषि सुनक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एक से एक जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले सीएए का समर्थन करते हैं या नहीं कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत में सीएए लागू होते ही पाकिस्तान में मंदिर पर हमला, गिरे हिंदू और सिखों की संपत्तियों के दाम। बता दें भारत सरकार ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम लागू कर दिया है, यानी सीएए लागू कर दिया है। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की संपत्तियों की कीमतें ऐसे गिरी है जैसे कि नारियल पेड़ से। कई लोग कम दाम पर संपत्ति बेच भी रहे हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में 200 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास भी इस कानून के लागू होने के बाद हुआ है। प्रांत के खुफिया सूत्रों ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम के जयपाल छाबरिया ने भी 13 से 20 हिंदू और सिख परिवारों के बारे में बात की है, जो पेशावर से चले गए थे और अब उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचने का फैसला किया है। छाबरिया ने बताया है कि इन सिख परिवारों में से एक ने अपनी 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की संपत्ति को 1 करोड़ 35 लाख में बेच दिया। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कहां 2 करोड़ की संपत्ति और उसको 1 करोड़ 35 लाख में बेचा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीएम सदस्य ने कहा कि उद्यमी होने के नाते हिंदू और सिखों ने पाकिस्तान में लाभदायक किराना स्टोर, फार्मेसियों और अन्य व्यवसायों का निर्माण किया था, जो अब सस्ते में उपलब्ध है। सिंध की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए वहां के अधिकांश हिंदू भारत पहुंचकर वहां नागरिकता लेना चाहते हैं। हालांकि ये सरकार की भावनाएं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सरकार भारत में अल्पसंख्यकों के जाने को रोकने में विफल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने 2 शताब्दी पुराने हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास होने की भी रिपोर्ट की है। केपीके के इस्तावी जिले के रज्जर तहसील के दगाई गांव में यह मंदिर था। जी हां दोस्तों, ऐसे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान के अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय और सिख समुदाय बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो भारत में शामिल होने के लिए इतना ज्यादा खुश है और पाकिस्तान से इतना ज्यादा परेशान है कि इतने करोड़ों की संपत्ति को चंद पैसों में बेच रहे हैं। जी हाँ, इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको ये खबरें कोई और नहीं बताएगा, ऐसे में लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि मुस्लिमों को सीएए में लाने के मुद्दे पर भड़के हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट। कहने लगे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या जरूरत है। जी हाँ, सीएए को लेकर कई लोगों का कहना है कि मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, उन्हें क्यों नहीं रखा गया। इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने कहा है कि गैर मुस्लिमों को इन देशों में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और सीएए का मकसद इन लोगों को बचाना है। अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिमों को भी भारत की नागरिकता देनी थी तो सीएए की जरूरत ही क्या है। ताहिर गोरा ने कहा कि भारत को इतना हक तो है, उसने दूसरे देशों में प्रताड़ना झेल रहे लोगों को नागरिकता देने का मौका दिया है। इस बात को भी समझा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में बसने वाले ईसाई और अगर अफगानिस्तान में 1-2 खानदान ईसाई रह गए हैं तो हम उन्हें भी नागरिकता दे देंगे। तो यह भारत की गुडविल है। अगली खबर आपको बता दें, अब अमेरिकी सांसद ने कर दी चुभने वाली बात। कहा रमजान में सीएए लागू करके भारत ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। अमेरिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर भारत ने सख्त आपत्ति भी जताई थी और अमेरिका को आईना भी दिखाया था कि हमें उन लोगों के लेक्चर की आवश्यकता नहीं है जिन्हें विभाजन के इतिहास की जानकारी नहीं है। इसके बाद भी अमेरिका में इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब अमेरिका के एक सांसद बेन कार्डी ने इस पर सवाल उठा दिया है, जो भारत के लिए चुभने वाली बात है। बेन कार्डी ने कहा कि जैसे जैसे अमेरिका भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, ये अहम है कि सहयोग धर्म से परे सभी मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो। बेन कार्डी उसी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिससे राष्ट्रपति जो बाइडेन जुड़े हैं। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया था। इस पर अमेरिकी सांसद बेन कार्डी ने कहा, मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित
सुनिश्चित करने के भारत सरकार के फैसले से चिंतित हूँ। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। मामले को बदतर बनाने वाली बात यह है कि इसे रमजान के पवित्र महीने के दौरान लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे अमेरिका भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग धर्म से परे सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित। तो ऐसे में फिर एक बार ये बैन कार्डिन भारत का जवाब चाह रहे हैं। दोस्तों, ये चाह रहे हैं कि भारत इनको करारा जवाब दे, ऐसा जवाब दे कि ये चुप बैठ जाए, क्योंकि भारत ने क्लियर कर रखा है दोस्तों कि सीएए किसी की नागरिकता को छीन नहीं रहा बल्कि नागरिकता दे ही रहा है। तो इसमें गलत क्या? उसके बावजूद भी इन अमेरिकी सांसदों को चैन नहीं आ रहा और लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा बैन कार्डिन को। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, डाकुओं से छुड़ाया जहाज, भारतीय नेवी के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी ने भी दिया इसका जवाब। बता दें, भारतीय नौसेना ने एक बेहद सफल अभियान के दौरान सोमालिया के 35 समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया और उनके द्वारा बंधक बनाए गए 17 लोगों को भी सुरक्षित आजाद करा लिया। दोस्तों, जहाज से छुड़ाए गए लोगों में 7 बुल्गारिया के नागरिक हैं। अब अपने नागरिकों और उनके जहाज को सुरक्षित बचाने के लिए बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति रुमेन राडेव ने ट्विटर पर लिखा, यानी एक्स पर लिखा कि भारतीय नेवी ने हाईजैक बल्गेरिया जहाज रूएन और 7 बल्गेरियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को सुरक्षित बचा लिया। भारतीय नौसेना के बहादुरी भरी अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा हार्दिक आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुल्गारिया के राष्ट्रपति का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति रुमेन राडेव, आपके संदेश की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। भारत नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों इंडियन नेवी को थैंक यू सो मच कहना मत भूलिएगा, ताकि उनका मनोबल हमेशा हाई रहे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिलीपींस के एक्सपर्ट ने चीन को बताई इंडियन नेवी की ताकत। कहा, भारत है समंदर का असली बॉस, ना कि कोई और। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, बिल्कुल सही और एग्जैक्ट यही बात कही गई है। बता दें, भारत ने समंदर में मर्चेंट शिप एमवी रूएन को समुद्री लुटेरों से जिस प्रकार से छुड़ाया है, पूरी दुनिया में भारतीय नेवी की वाहवाही हो रही है। इसी बीच फिलीपींस के एक्सपर्ट ने चीन को आईना दिखाया और कहा कि समंदर का असली बॉस तो भारत ही है। समुद्र में चीन का कई देशों से विवाद है, दक्षिण चीन सागर में भी वो अपना हक जमाता है। इसको लेकर फिलीपींस समेत कई देशों से उसका विवाद है। फिलीपींस के मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट कॉलिन को ने भारत की तारीफ की और साथ ही चीन को भी इशारों में चिढ़ाया है। कॉलिन को ने कहा कि भारत का यह ऑपरेशन उनको मात देता है जो झूठे प्रचार प्रसार के लिए आकर्षक वीडियो पब्लिश करना पसंद करते हैं। उनका यह इशारा चीन की तरफ था। यानी कि दोस्तों फिलीपींस के इस एक्सपर्ट ने क्लियर कहा है कि सिर्फ वीडियो जारी करके, एक फिल्म बना करके वीडियो जारी करके दिखा देने से तुम बलगर नहीं हो जाते, यानी तुम पावरफुल नहीं हो जाते। तुम्हारी काबिलियत जो नापी जाती है वो प्रैक्टिकल के तौर पर नापी जाती है। रियलिटी में तुम कितने ताकतवर हो, असल के कंडीशन में तुम कैसे अपने आप को जिताते हो, वो देखा जाता है। और वो चीज कोई और नहीं, भारतीय नेवी ने करके दिखाया। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इंडियन नेवी को समुद्र का बॉस बता दिया। ऐसे में फिलीपींस के इस एक्सपर्ट कॉलिन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, ब्रिटेन में बहुत बड़ा एक्शन, खालिस्तान समर्थक संगठनों व चैनलों पर बैन की बहुत बड़ी तैयारी में जुट गए हैं सुनक सरकार। बता दें, पिछले साल ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के मामले में भारत को कूटनीतिक सफलता मिलने वाली है। ब्रिटेन की सुनक सरकार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तान समर्थक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। ये संगठन ब्रिटेन में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद या नफरत फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं। प्रतिबंधित संगठनों में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी कि ISYF, खालसा टेलीविजन लिमिटेड, खालिस्तानी टेलीविजन चैनल और कुछ नेता शामिल हैं। सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटिश गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में एक सूची भी तैयार कर ली है। जी हाँ, इसमें भारतीय उच्चायोग पर हमले में खालिस्तानी संलिप्तता का विवरण भी दिया गया है। ऐसे में सुनक सरकार के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? कौन कौन चाहता है कि ब्रिटेन में खालिस्तानियों को सिर्फ चैनलों पर ही बैन नहीं बल्कि खालिस्तानियों को भी बैन कर देना चाहिए? तो जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए किया गया हवन। जी हाँ, अमेरिका में सिलिकॉन वैली के भारतीय अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों ने भारत में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए एक मंदिर में विशेष हवन करवाया। जी हाँ, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यानी OFBJP और USF सैन फ्रांसिस्को बे एरिया चैप्टर द्वारा आयोजित हवन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था बल्कि अधिकांश भारतीय और प्रवासी भारतीयों की इच्छाओं
की पूर्ति के लिए एक सामूहिक आह्वान था। अगली खबर बता दें, नवाज शरीफ ने खड़ी कर दी अपनी ही बेटी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, सरकारी मीटिंग में पहुंचकर कर दिया ऐसा काम, शुरू हो गया विवाद। जी हां दोस्तों, मरियम है पंजाब की सीएम, पर बैठकों में सारे फैसले ले रहे हैं नवाज शरीफ, खड़ा हुआ नया विवाद। आपको बता दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शीर्ष नेता नवाज शरीफ ने पंजाब सरकार की 3 प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता करके विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके पास प्रांतीय या संघीय सरकार में कोई भी पद नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ पिछले महीने हुए आम चुनाव के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिए थे। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक शरीफ ने सोमवार को उनकी बेटी मरियम नवाज के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की 3 बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक के बाद जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के शीर्ष नेता ने भूमिगत ट्रेन और मेट्रो बस समेत विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, किसानों की दुर्दशा, छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक और रमजान राहत पैकेज के संबंध में मंत्रियों तथा अधिकारियों को निर्देश जारी किया। शरीफ के इन बैठकों की अध्यक्षता से कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रांतीय या संघीय सरकार में कोई आधिकारिक ऑफिशियल पद नहीं और वो सिर्फ नेशनल असेंबली के सदस्य है। ऐसा माना जाता है कि राज्य में कोई आधिकारिक भूमिका न होने के बावजूद PMLN चीफ ही पंजाब सरकार के सभी प्रमुख फैसलों को लेते हैं। नवाज शरीफ को कोई हक नहीं है सरकारी फैसलों में हस्तक्षेप करने का या कोई अपनी राय देने का। अगली खबर की बात करें, जहां जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगते ही बिलबिला उठा पाकिस्तान, जमकर उगल डाला जहर। बता दे, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी समूहों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है। पाकिस्तान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के 4 गुटों को गैर कानूनी घोषित करने के भारत के फैसले की निंदा करता है। उसने यासीन मलिक के जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध बढ़ाने की भी निंदा की है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग के 4 गुटों को UAPA के तहत गैर कानूनी सहयोगी घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया है। जी हां, ऐसे में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि ताजा अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 14 कश्मीरी राजनीतिक दल जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी हो गए। इन पार्टियों के सहयोगी दलों को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की गई है, जिसे 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका, उसने भारत पर जम्मू और कश्मीर में दमनकारी नीति का आरोप लगाया। इसके साथ ही दावा किया है कि इससे कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अपरिहार्य अधिकार की प्राप्ति की आकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकता। जी हाँ, साथ ही कश्मीर को लेकर भारत पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं इस पाकिस्तान ने। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर CAA पर 3 हफ्ते में देना होगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी समय सीमा। बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CJI ने आदेश दिया है कि जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन कोर्ट उन्हें 3 हफ्ते का मोहलत देती है। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने किसी को भी नागरिकता न देने का गुहार लगाया है। सिब्बल ने कहा है कि कोर्ट में 19 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच अगर नागरिकता दी जाती है तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि CAA के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष IUML की याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए CAA संसद से पारित होने के 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित करना सरकार की मंशा को संदिग्ध बनाता है। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बताते हैं, जहां हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार, कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। जी हां, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मथुरा में कथित तौर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था। आदेश में हाई कोर्ट ने आधार बताया था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, इन सब में एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है, लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। ऐसे में दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।